नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में, बायोलॉजी के बारे में। इसके पहले मैं एक लेक्चर आप लोगों को दे चुका हूं, बायोलॉजी में बॉटनी के एक लेक्चर को दे चुका हूं मैं, जिसमें प्लांट हार्मोन के बारे में मैंने बताया उसमें कि पौधे में 8 प्रकार के हार्मोन होते हैं और उन सभी हार्मोन के क्या कार्य हैं पौधों में, उन सब के बारे में मैंने बता दिया है। चलिए आज से हम लोग इस वाले हिस्से को शुरू करते हैं, जूलॉजी वाले हिस्से को शुरू करते हैं। तो एक तरफ से हमारा बॉटनी चलेगा और दूसरी तरफ जूलॉजी चलेगा। इस तरीके से हम लोग जल्दी से समाप्त कर लेंगे। चलिए देखिए, मैंने बताया था कि ये जो बायोलॉजी वर्ड आप देख रहे हैं ना, बायोलॉजी, ये कहाँ से आया है। सबसे पहले यही जानेंगे कि देखिए बायोलॉजी जो वर्ड है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। आप देख लीजिए, जैसे एक है बायोज और दूसरा है लॉगोज। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है जीव, जीव या जीवन बोल सकते हैं आप, जीवन या जीव। उसके बाद लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन, अध्ययन। तो सबसे पहले यही समझिए कि जीव के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। ये वर्ड आया कहाँ से? बायोलॉजी शब्द आया कहाँ से? देखिए ये पूरा जो बायोलॉगोस जो आया हुआ है, बायोलॉजी, ये आया है ग्रीक वर्ड से। कहाँ से? ग्रीक, यूनान का नाम सुने होंगे आप लोग, तो ये ग्रीक वर्ड है। आप जानते होंगे कि अरस्तु वहीं के थे और अरस्तु ने सबसे पहले, अरस्तु को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले 2 व्यक्ति आते हैं जो यहाँ से प्रश्न बनता है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया। ऐसे तो बायोलॉजी का पिता, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो ये पॉइंट कहीं लिख लीजिएगा, चाहे आप जानते भी होंगे कि जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु, अरिस्टोटल कहा जाता है। और उसके बाद जो जीव विज्ञान जो शब्द है, जीव विज्ञान जो शब्द है बायोलॉजी, ये शब्द दिया किसने? देखिए कोई किसी भी शब्द के नाम के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, कोई ऐसे ही नाम नहीं रखा जा सकता है। तो यहाँ पर बायोलॉजी जो शब्द दिया गया था, ये दिया गया था लैमार्क, एक वैज्ञानिक है लैमार्क, और दूसरे वैज्ञानिक है कौन से? उनका नाम है ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस। तो इन दोनों लोगों का नाम जरूर याद रखिएगा। बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी जो शब्द दिए थे ये दोनों लोगों ने दिया था, लैमार्क और ट्रेविरेनस। लैमार्क जो वैज्ञानिक हैं ये फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के। तो ये सब पूछा जाता है, इसे ध्यान में रखना है। ये पूछा गया है कई बार कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया है। तो बायोलॉजी शब्द किसने दिया है? लैमार्क ने और ट्रेविरेनस ने दिया है। ट्रेविरेनस कहाँ के हैं? ये जर्मनी के हैं, ये जर्मनी के हैं। इन लोगों ने लगभग 1800 ईस्वी के करीब में दिया था इस नाम को, इस शब्द को। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। लेकिन बायोलॉजी शब्द के जन्मदाता कौन है? तो लैमार्क। लैमार्क कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। और ट्रेविरेनस कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। इन दोनों लोगों ने दिया था, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बायोलॉजी को अध्ययन करने का पहले कोई सिस्टम नहीं था, किसी सिस्टम में इसे अध्ययन नहीं किया जाता था। लेकिन आप देखेंगे कि अरस्तु जब आते हैं, अरस्तु, तो अरस्तु एक सिस्टमेटिक ढंग से इसे अध्ययन करने का तरीका बनाते हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे बायोलॉजी को किस आधार पे डिवाइड किया जाए और कौन कौन से, मतलब जैसे जीव है तो जीवों को कैसे डिवाइड किया जाए, एक आधार बनाते हुए एक बेस तैयार करते हैं और एक सिस्टमेटिक ढंग से उसे मतलब क्रमबद्ध तरीके से उसे अध्ययन करने का एक तरीका वहाँ पे बनाते हैं। तो इसीलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है? अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करने का जो तरीका दिए हैं वो कौन दिए हैं? तो वो अरस्तु दिए हैं। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए अरस्तु, आप जानते होंगे कि ईसा पूर्व में थे। प्लेटो, अरस्तु का नाम सुनोगे आप लोग। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि अरस्तु ने भी जीवों को डिवाइड करने का तरीका अपनाया कि जीवों को कैसे डिवाइड किया जाए। जीव कहने का मतलब क्या? देखिए जीव में अगर आप देखा जाए कि जीव किसको बोलते हैं, बायोज किसको बोलते हैं? जीव। तो देखिए जीव में एक तो जंतु आ जाते हैं, जंतु आ जाते हैं, और दूसरे प्लस में क्या आ जाते हैं? एक जंतु आ जाते हैं, दूसरे क्या आते हैं? तो दूसरे पादप, पादप मतलब प्लांट। तो ये पादप हो गए, पौधे।
मतलब जितने भी प्रकार के पौधे हैं और जितने भी प्रकार के जंतु होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, उन सबको मिलाकर के जीव कहा जाता है। तो इन्होंने एक आधार बनाया कि ठीक है जितने भी जीव हैं उनको दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। जैसे ये जीवों को क्या किए कि दो भागों में पूरे ऑर्गेनिज्म को इन्होंने क्या किया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक हुआ आपका जिसको बोलते हैं जूलॉजी, ये बायोलॉजी का एक पार्ट है जूलॉजी। मतलब इन्होंने भी कहा कि ठीक है एक जंतुओं का होगा और दूसरा क्या होगा, एक होगा बॉटनी, एक प्लांट के लिए होगा। मतलब इस तरीके से इन लोगों ने डिवाइड किया। अरस्तु के समय में ये हुआ था कि एक तरफ रखा गया ब्रांच किसका, जंतुओं के, मतलब जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा क्रम तरीके से, और एक तरफ किसका अध्ययन किया जाएगा, तो पादपों के बारे में, पौधों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि पूरे जीव को सबसे पहले दो समूहों में बांटा गया, एक प्लांट के रूप में बांटा गया और एक जंतु के रूप में बांटा गया। समझ गए। अब उसके बाद आगे आते हैं। जब अरस्तु का समय खत्म हो गया, अरस्तु का समय जब खत्म हो जाता है तो एक वैज्ञानिक आते हैं, इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है अर्नेस्ट हेकल। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अर्नेस्ट हेकल आते हैं, ये लगभग 1876 ईस्वी के करीब में आते हैं। और ये 1876 में आते हैं तो इन्होंने भी एक आधार बनाया। इन्होंने भी जीवों को क्या किया, डिवाइड करने का प्रयास किया कि जीवों को डिवाइड किया जाए और इनका अध्ययन किया जाए। तो इन्होंने भी जीवों को डिवाइड करना शुरू किया। जीवों को इन्होंने भी दो भागों में बांटा था इन्होंने। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें जैसे जितने भी जंतु हैं उनको एनिमल के तरफ, मतलब एक तरफ रखा जितने भी जंतु थे, और दूसरे को प्लांट वाले हिस्से में रखा। मतलब एक तरफ जैसे मान लीजिए कि एनिमल वाला हिस्सा जो है वो एक तरफ रखा गया और दूसरे तरफ क्या रखा गया, दूसरे तरफ रखा गया प्लांट वाले हिस्से को। तो इन्होंने भी दो भागों में ही पूरे जीवों को डिवाइड किया। लेकिन अध्ययन करते करते कुछ दिक्कतें आ गई। एक तीसरा इन्होंने ग्रुप खोज लिया। जैसे एक ग्रुप एनिमल का है, दूसरा ग्रुप किसका है, प्लांट का है। लेकिन कुछ दिनों के बाद इन्होंने एक तीसरा ग्रुप खोज लिया जिसका नाम है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के बारे में मैं बताऊंगा कि आगे क्या है। तो तीसरा ग्रुप, इनको अध्ययन करते समय तीसरा ग्रुप मिला, तीसरा ग्रुप जिसका नाम है प्रोटिस्टा। तो इसे ध्यान रखना है। आप नाम सुने होंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, इन सब का नाम सुने होंगे, तो आगे मिलेगा। तो देखिए पहला तो ये पहले से था, दूसरा प्लांट वाला हिस्सा था, और तीसरा क्या मिला, प्रोटिस्टा। तो अब पूछा जाता है कि जीवों का तीसरा ग्रुप किसने खोज किया, या जीवों का तीसरा ग्रुप प्रोटिस्टा का खोज किसने किया। तो ये कौन खोज किए थे भाई, ये खोज किए थे अर्नेस्ट हेकल। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से इनको दिक्कतें आने लगी। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक दो ही ग्रुप है, जैसे एनिमल है, प्लांट है, तो ये तीसरा ग्रुप कहाँ से आ गया। मतलब कि ये इनको कठिनाइयाँ होने लगी। फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं, मैं उनको आगे बता रहा हूँ, देखिए। एक और वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है कैरोलस लिनियस। नाम इनका आप सुने होंगे जरूर, कैरोलस लिनियस का। इनका एक पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टम नेचर। इनका पुस्तक है, जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है पुस्तक का नाम। अब यहीं से आपका एग्जाम के लिए प्रश्न शुरू हो गया, यहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पुस्तक का नाम है इनका सिस्टम नेचर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिस्टम नेचर पुस्तक का नाम है। ये किसके द्वारा लिखा गया था भाई, कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया था। और कैरोलस लिनियस ने एक नया आधार बनाया। जैसे पहले साफ साफ इस आधार पे जीवों को बांटा जाता था कि जैसे मान लीजिए कि जो चलनशील है, जो चल नहीं सकते हैं, तो वो समझ लीजिए कि प्लांट है, पौधे हैं,
जो सब कुछ मनुष्य जैसा करते हैं, लेकिन जैसे जंतु जैसा करते हैं, लेकिन वो चल नहीं सकते हैं, तो वो एक जगह रखा गया। और दूसरे जगह कि जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं और वो चलनशील है, वो चल सकते हैं, तो उसको जंतु में रखा गया। तो यही आधार था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब कैरोलस लिनियस आते हैं, अब स्टडी करते हैं, तो इनके समय में भी 3 पार्ट मिला था। आप जानते होंगे कि अर्नेस्ट हेकल जब खोज के गए थे तो एक प्लांट था और एक एनिमल था, और तीसरा पार्ट आ गया था, तीसरा ग्रुप कौन सा आ गया था, प्रोटिस्टा का। अब इनके साथ क्या होता है, देखिए, ये भी अध्ययन करते हैं और अध्ययन का एक आधार बनाते हैं, स्टडी का एक बेस तैयार करते हैं, अध्ययन का आधार बनाते हैं। इनका आधार क्या होता है, देखिए, सबसे पहला इनका आधार होता है लवक। लवक को बोलते हैं प्लास्टिड। लवक आप जानते होंगे, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब जानते होंगे। हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, नहीं जानते होंगे तो आगे मिलेगा। तो ये एक लवक बनाते हैं। लवक में साफ साफ समझ लीजिए कि जो प्रकाश संश्लेषण करता है और जो नहीं करता है। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर लवक को इन्होंने आधार बनाया। लवक पढ़ने से ये पता चल जाएगा कि आप जानते होंगे जैसे टमाटर का रंग लाल होता है तो उसमें भी लवक पाया जाता है। भले लाल कलर का होता है लेकिन उसमें लाइकोपिन पाया जाता है ना, तो टमाटर में भी मतलब लवक पाए जाते हैं। तो लवक को बोलते हैं क्या हम लोग, लवक को प्लास्टिड बोलते हैं। तो अध्ययन का आधार क्या बनाया, लवक। लवक के बाद इन्होंने कोशिका भित्ति को आधार बनाया। कोशिका भित्ति को बोलते हैं सेल वॉल। कोशिका भित्ति को बोलते हैं सेल वॉल। देखिए, आप देखेंगे कि हमारे शरीर में हमारी जो कोशिकाएं होती है उन कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, लेकिन प्लांट के जो कोशिका होती है उसमें सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति उसमें पाया जाता है। तो इसका आधार बनाया। और उसके बाद तीसरा आधार था इनका संवेदनशीलता। संवेदनशीलता को, सेंसिटिविटी को बनाए थे उन्होंने, तो इसे ध्यान में रखना है। तो ज़्यादातर यही इंपॉर्टेंट है, लवक और कोशिका भित्ति। तो इनको आधार बना करके ये पौधे को अपना डिवाइड करना शुरू किए, अध्ययन करना शुरू कर दिए। जब अध्ययन करना शुरू कर दिए तो इनको एक बात मिला कैरोलस लिनियस को कि जब ये स्टडी कर रहे थे तो इनको प्लांट के बारे में एक चीज़ मिला कि प्लांट वैसे चीज़ होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं, साथ ही साथ इसमें लवक भी पाया जाता है, प्लास्टिड भी पाया जाता है। मतलब प्लांट में इन्होंने स्टडी किया कि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इसमें लवक भी पाया जाता है, लेकिन ये चल नहीं सकते हैं। मतलब ये एक जगह स्थिर रहते हैं, ये चलते नहीं हैं। तो इन्होंने इसी चीज़ को आधार बनाया और इनका जो सेल बना होता है उसमें सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो प्लांट वाले चीज़ों को इन्होंने इकट्ठा किया। तो ये एक आधार बना रहे थे कि पौधे जो होते हैं वो चल नहीं सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उनमें लवक पाया जाता है। लेकिन एनिमल वाले चीज़ों में इनको क्या मिला, एनिमल वाले चीज़ों में जब ये स्टडी कर रहे थे कि इसमें लवक नहीं पाया जाता है। क्या मनुष्य जैसे एनिमल में आता है ना, मनुष्य हो गया या जो भी जंतु होते हैं, क्या जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता है? जैसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं क्या? नहीं। हम लोग एक उपभोक्ता है, धरती पर क्या है, एक उपभोक्ता के रूप में है। मतलब कहने का ये कि अगर मान लीजिए कि हम खुद प्रकाश संश्लेषण करने वाले होते, फोटोसिंथेसिस करते अगर हम, तो सूर्य की तरफ ऐसे घूम जाते, प्रकाश संश्लेषण से खाना बन गया, फिर वहाँ से निकल जाते हम। लेकिन हमारे में नहीं होता है ऐसा। तो एनिमल में इन्होंने स्टडी किया कि एक तो इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, एनिमल में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। उसके बाद दूसरा, इसमें लवक नहीं पाया जाता है। और तीसरा, इनके कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इसे ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे कि चौथा अगला जो इन्होंने देखा कि ये जो होते हैं, जंतु जो होते हैं, ये चलनशील होते हैं, ये चलते हैं। तो ये आधार बना लिए, ठीक है। तो इनका अभी तक बेस सही चल रहा था। मतलब कहने का ये है कि ये प्लांट वाले में सब कुछ सही बताए और इसमें भी सब कुछ सही बताए कि प्लांट के ठीक उल्टा इसमें होता है। अब देखिए, अब क्या हुआ कि इनको अध्ययन करते करते एक जंतु मिलता है जिसका नाम है यूग्लिना। एक जंतु मिलता है जिसका नाम क्या है भाई? यूग्लिना। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, यूग्लिना। अब देखिए, अब यूग्लिना एक ऐसा जंतु मिला जो प्रकाश संश्लेषण भी करता है और जंतु की तरह चलनशील भी है। मतलब कहने का ये है कि अब यहाँ पर इनको दिक्कत आने लगी कि यूग्लिना, ये पूछा जाता है
कि बताइए कि जो पौधे होते हैं और एनिमल होते हैं, मतलब प्लांट और एनिमल के बीच का जीव किसे कहा जाता है, तो वो यूग्लिना को कहा जाता है। ये VVI है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये अब देखिए, अब ये स्थिर रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं लेकिन चलनशील होते हैं, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है और चलता भी है, मतलब ये जंतु की तरह चलनशील भी है और प्रकाश संश्लेषण भी करता है। अब यहाँ से इनका दिमाग खराब हुआ कि अब हम इसको किस ग्रुप में रखें। अभी तक तो हम 2 ग्रुप को लेकर के चल रहे थे, अपना एनिमल और प्लांट। अब इसको एनिमल में रखें कि इसको प्लांट में रखें, तो ये यहाँ से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, यहाँ से चले जाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से इनकी स्टडी समाप्त होती है, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। ध्यान में रखिएगा कि ये जो यूग्लिना आप देख रहे हैं ना, यूग्लिना ये जंतु की तरह चलनशील भी है और प्रकाश संश्लेषण भी करता है। तो ये पूछा जाता है कि बताइए कि प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी या बीच का किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, यूग्लिना को कहा जाता है। समझ गए? आगे देखिए अब क्या होगा। अब इन सब चीज़ों को सुलझाने के लिए कि आखिर कैसे कैसे जीव मिल रहे हैं, इनको किस किस ग्रुप में रखा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो चलिए आगे हम मिलाते हैं एक और व्यक्ति से। हाँ, इनको याद रखिएगा, इनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसको लिख लीजिएगा, ये पूछा जाता है। इनका पुस्तक है सिस्टम नेचर, और एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है भाई, तो ये कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अब यहीं से इन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया जिसे अब ग्रुप अलग अलग बनेंगे। मतलब कहने का ये है कि अब यूग्लिना जो है, अब यूग्लिना को ये समझ नहीं पाए कि यूग्लिना को किस ग्रुप में रखना है। अब यहीं से आगे रास्ता मिलता है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण का पिता। अब यहाँ से वर्गीकरण की नई नई शाखाएं तैयार होगी, अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाएगा। तो चलिए अब इसे मैं मिटा देता हूँ। अगला व्यक्ति आते हैं, अगला व्यक्ति का नाम जानते होंगे आप लोग, उनका नाम है व्हिटकर। क्या नाम है भाई, व्हिटकर। एक वैज्ञानिक आते हैं व्हिटकर। 1969 में इन्होंने एक काम किया। जब स्टडी कर रहे थे ये, तो जीवों के स्टडी के समय इन्होंने पूरे जीवों को 5 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में, 5 भागों में। अब यहाँ से पूरे जीवों को 5 भाग डिवाइड करके अलग अलग जीवों को अलग अलग स्थान देते हैं। तो इन्हीं का अभी तक मान्य है, आप जानते होंगे इनके बारे में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि वो 5 कौन कौन से भाग हैं। तो इन्होंने एक पॉइंट लिख लीजिएगा, पूछा जाता है, इन्होंने जीवों को 5 भागों में, 5 वर्गों में रखा। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखना है। व्हिटकर 1969 में इन्होंने जीवों को 5 भागों में, यानी कि 5 ग्रुप इन्होंने तैयार किया। और वो 5 ग्रुप कौन कौन से हैं, चलिए बारी बारी से सबके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो इनका ग्रुप है उसका नाम है मोनेरा। पहला ग्रुप है इनका मोनेरा। दूसरा ग्रुप है प्रोटिस्टा, वही ग्रुप जिसको अर्नेस्ट हैकल ने खोजा था। तीसरा ग्रुप है प्लांट, और चौथा है फंगी, और 5वां है एनिमल। तो देख लीजिए, ये मोनेरा के ग्रुप हैं, ये मोनेरा वाले ग्रुप है, ये प्रोटिस्टा वाले ग्रुप है, ये प्लांट वाले ग्रुप है, फंगी वाले ग्रुप है, और एनिमल वाले ग्रुप है। अब इसमें पूछा जाता है कि 5 वर्गों में, जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किसने किया, तो ये किसने किया था भाई, तो ये किया था व्हिटकर ने किया था। इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब इसमें इसका आधार क्या क्या बनाया गया।
इसका आधार, इसके अध्ययन करने का आधार, जैसे कैरोलस लिनियस ने प्लास्टिड को आधार बनाया था, लवक को, जैसे हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण, तो इन सब चीज़ों को इसमें आधार नहीं बनाया गया। इसमें क्या आधार बनाया गया कि आप देखेंगे इसमें आधार बनाया गया है क्रोमोसोम। जैसे जो होता है ना कि हमारे शरीर में क्रोमोसोम कितने हैं, हर मतलब जीव के शरीर में अलग अलग क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है। तो जो भी प्रजातियां अलग अलग होती है उसमें अलग अलग क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं गुणसूत्र। तो गुणसूत्र को आधार बनाया गया। तो इन सब चीज़ों को और उनका संरचना कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, इसको आधार बनाया गया। तो सबसे पहले इसका आधार बनाया गया गुणसूत्र और संरचना को। तो आधार क्या था भाई, इनका अध्ययन करने का आधार था गुणसूत्र, गुणसूत्र और संरचना, गुणसूत्र और संरचना मतलब क्रोमोसोम और स्ट्रक्चर को आधार बनाया गया। अब देखिए कोशिका जो होती है, कोशिका वो दो प्रकार की होती है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल वाले जितने भी जीव थे उन सबको किस में रखा गया, मोनेरा में रखा गया। यूकैरियोटिक वाले जितने भी जीव थे उनको किस में रखा गया, प्रोटिस्टा में रखा गया। तो देखिए जीव जो होते हैं वो दो तरह के सेल से बने होते हैं। एक को बोलते हैं यूनिसेलुलर, एक को बोलते हैं मल्टी सेलुलर, मतलब एक कोषीय और बहुकोषीय। जैसे मनुष्य, जंतु बहुकोषीय जीवों में आ जाते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक कोषीय होते हैं। जैसे आप बैक्टीरिया को ले लीजिए, बैक्टीरिया एक कोषीय जीव है। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर मतलब एक कोशिका से बना हुआ और बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। तो यहाँ पर इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीवों को रखा गया। मोनेरा में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव को रखा गया, जिसमें आप देखेंगे कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी को रखा गया है। जिसमें बैक्टीरिया को, जिसमें आप देख लीजिए यहाँ पर बैक्टीरिया को बोलते हैं हिंदी में जीवाणु, जिसमें बैक्टीरिया को रखा गया और दूसरे में रखा गया है ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी, इसे बोलते हैं नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। खास करके जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको इसमें रखा जाता है और इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी को भी रखा जाता है, मतलब नील हरित शैवाल। तो ये पूछ दिया गया है कि नील हरित शैवाल किसके अंतर्गत आता है, तो नील हरित शैवाल मोनेरा के अंतर्गत आएगा, इसे ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया तो दोनों के अंतर्गत आता है, प्रोटिस्टा भी होता है, मोनेरा भी होता है। लेकिन शैवालों में शैवाल बहुत सारे होते हैं, सारे शैवाल आप देखेंगे कि प्रोटिस्टा में आएगा। लेकिन जो नील हरित शैवाल होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, वो किसके अंतर्गत आता है, मोनेरा में आता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बना होता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें प्रोटिस्टा जो ग्रुप है, इसमें वैसे रखा गया है जीवों को जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को रखा गया है। इसमें देखिए, इसमें भी जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया, इसमें भी जीवाणु आते हैं जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया को रखा गया है। और इसमें शैवाल को रखा गया है, शैवाल, अलगी। अब देखिए जीवाणु, मैंने क्या बताया कि जीवाणु दोनों में आते हैं, बैक्टीरिया मोनेरा में भी आता है, प्रोटिस्टा में भी आता है। लेकिन मोनेरा में यूकैरियोटिक कोशिका और मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव को रखा गया है मोनेरा में, और बैक्टीरिया दोनों में आ रहा है। इसका मतलब कि बैक्टीरिया में दोनों पाया जाता है कोशिका, किसी बैक्टीरिया में मोनेरा भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है, किसी में प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि यूकैरियोटिक में भी जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, और सभी शैवाल किस में आते हैं, तो ये भी आते हैं यूकैरियोटिक वाले मतलब प्रोटिस्टा ग्रुप में। लेकिन नील हरित शैवाल जो है, नील हरित शैवाल, वो आता है मोनेरा में। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है।
अब देखिए, अब तीसरा जो ये ग्रुप आप देख रहे हैं ना, तीसरा ये प्लांट है। प्लांट वाले ग्रुप में तो सभी पौधों को रखा गया होगा। सभी पौधे जो बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय कहने का मतलब क्या, मल्टी सेलुलर, तो सभी बहुकोशीय पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। वैसे इंपॉर्टेंट यही दोनों है, एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों है, क्योंकि इसके बारे में सब लोग जानता है। प्लांट के बारे में सभी बहुकोशीय जीव होते हैं, पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। फंगी देखिए, फंगी आप जानते होंगे फंगी क्या होता है। फंगी को हम लोग बोलते हैं कवक। फंगी को क्या बोलते हैं, कवक। देखिए कवक क्या होता है, फंगी कवक आप जैसे मशरूम एग्जाम्पल में ले सकते हैं। मशरूम जानते होंगे, मशरूम क्या है, मशरूम फंगी ही तो है, कवक ही तो है। अब यहाँ पर इसमें कौन से जीव को रखा गया है, इसमें वैसे जीव को रखा गया है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, या तो वो परिजीवी होते हैं, किसी दूसरे जीव पर डिपेंड होते हैं, नहीं तो मृत्युपजीवी होते हैं। इनको पॉइंट को, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसमें वैसे जीव, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये ऐसे जीव होते हैं जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। और इसका मतलब साफ साफ है कि ये प्रकाश संश्लेषण करते होंगे लेकिन ऊपरी हिस्से से नहीं। और कोई दूसरा हो सकता है कि अवर्णी लवक, वर्णी लवक पाया जाता हो, लेकिन हरित लवक नहीं पाया जाता है इसमें। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो फंगी जो होता है, फंगी में हरित लवक नहीं पाया जाता है। और ये या तो परिजीवी होते हैं, परिजीवी उसको पैरासाइट को बोलते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड रहता है, या तो परिजीवी होते हैं, नहीं तो मृतोपजीवी होते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल पूछ देता है कि फंगी मतलब कवक, इनमें से कवक कौन सा है, तो मशरूम एग्जाम्पल में दिया रहता है। आगे देखिए, एनिमल के बारे में समझ लीजिए। देखिए एनिमल में वो सभी बहुकोशिकीय, अब देखिए एनिमल में सभी जानवर आ जाते हैं, जंतु आ जाएंगे। तो जंतु में हम भी हैं, जो भी जंतु हैं वो सब। तो मतलब कहने का है कि ये सब मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब कहने का है कि बहुकोशीय होते हैं। लेकिन बहुकोशीय ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, ये उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। दूसरे चीज़ों पे ये डिपेंड रहते हैं, पैरासाइट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। तो उपभोक्ता मतलब कि जैसे प्रकाश संश्लेषण कोई और करेगा और उसका एनर्जी का उपभोग मैं करूँगा। तो यहाँ पर ये बहुकोशिकीय वैसे जीव जो बहुकोशीय हैं, वैसे जीव जो बहुकोशीय हैं और उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर होते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। समझ गए? फंगी में क्या होता है और एनिमल में क्या होता है। एनिमल में वैसे जीव जो बहुकोशीय होते हैं और उपभोक्ता होते हैं। प्लांट में क्या था कि वैसे जीव जो बहुकोशीय होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। समझ गए? लेकिन ये इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, लेकिन ये उपभोक्ता होते हैं। समझ गए? अब देखिए, अब कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों को एक ग्रुप में रख दिया जाता है। अब नया एक सबसे आधुनिक आधार जो बनाया गया है, जिसको कैरियोटैक्सोनॉमी कहा जाता है। कैरियोटैक्सोनॉमी आधुनिक तरीके से जिसको वर्गीकरण किया गया है, उसमें क्या किया गया है कि इन दोनों ग्रुप को एक में रखा गया है, और उसके बाद इन दोनों ग्रुप को एक में रखा गया है और इसको अलग रखा गया है। अब कितने बन गए? तो एक, ये एक और ये एक, मतलब कुल मिलाकर के 3 ग्रुप बन गए। अब देखेंगे कि वर्तमान में आपको 3 ही ग्रुप देखने को मिलता है। जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ती जा रही है, स्टडी जैसे जैसे करते जा रहे हैं लोग, तो इसमें बदलाव होते जा रहा है। 5 भागों में किसने डिवाइड किया था? व्हिटकर ने डिवाइड किया था। बाद में एक वर्गीकरण की नई शाखा आई थी जिसे कहा जाता है कैरियोटैक्सोनॉमी। और कैरियोटैक्सोनॉमी में इसको पहला पार्ट रखा गया जिसमें मोनेरा प्रोटिस्टा आता है, दूसरे में प्लांट और फंगी को रखा गया है, तीसरे में एनिमल को रखा गया है। तो इस आधुनिकीकरण की नवीन शाखा जो है, इसको याद रखिएगा
वर्गीकरण, वर्गीकरण की नवीन शाखा, नवीन शाखा को क्या कहते हैं भाई? तो इसको क्या कहते हैं? कैरियो टैक्सोनॉमी, कैरियो टैक्सोनॉमी, इसे ध्यान रखिएगा। और इसमें भी आधार क्या है? वहीं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को बोलते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र। और एक आधार बनाया गया क्या? संरचना। तो ये संरचना का आधार बनाया गया। तो वर्तमान में आप देखेंगे कि कभी कभी देखने को ऐसा मिलता है कि कभी कभी आप देखेंगे कि 3 ही ग्रुप मिलेंगे, लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में 5 वाला ही, 5 वाला ही पूछा जाता है कि मोनेरा में किसको रखा गया है, प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है। इनको 5 भागों में डिवाइड किसने किया था? तो व्हिटकर ने किया था। कब किया था? 1969 में। ईस्वी भी याद रखिएगा, वैज्ञानिक का नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। समझ गए आप? तो चलिए इस इतने पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ से इनका काम समाप्त हो जाता है, इनका काम समाप्त हो जाता है। अच्छा, अब वर्गीकरण की जो समस्या थी वो हल हो चुकी है। जीवों का जो क्लासिफिकेशन था वो तो हल हो चुका है, 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया पूरे जीवों को। अब कोई ऐसा जीव नहीं आया जिससे दिक्कत हुई। अब यहाँ पे देखिए, जंतु और पौधों के बीच का जीव कौन सा था? तो यूग्लिना था। यूग्लिना किसके समय में मिला था? कैरोलस लिनियस के समय में। तो कैरोलस लिनियस अब क्या कर रहे होंगे? तो कैरोलस लिनियस वहाँ से जब छोड़ के भागे थे तो अब वो चले गए थे कहाँ? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को सॉल्व करने के लिए। मतलब कहने का है कि दुनिया में एक वैज्ञानिक नाम देने के लिए। मतलब कहने का ये है कि आप देखेंगे कि अगर आप किसी भी जानवर को, किसी भी जीव को अगर आप अलग अलग देश में देखेंगे तो अलग अलग कई इतने सारे देश हैं पृथ्वी पर, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न ही क्रिएट रहेगा हमेशा। मतलब आदमी कंफर्म ही नहीं हो पाएगा कि इसी जानवर के बारे में बात की जा रही है। लेकिन पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सभी को देख करके एक जीव का एक वैज्ञानिक नाम रखा गया, जिसको बोला जाता है साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम। और जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि पानी है, जीव नहीं है पानी, लेकिन मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल के रूप में पानी को कहीं नीर, जल, यहाँ इंडिया में ही कई जगह क्या क्या बोला जाता है। तो अलग अलग देशों में समझिए क्या कहा जाता होगा। ऐसे इंटरनेशनल लैंग्वेज में, इंग्लिश में कुछ और कहा जाता होगा, चाइनीज़ में कुछ और कहा जाता होगा, अरबी में, उर्दू में, ये सब कुछ और कहा जाता होगा। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक नाम जब हुआ तो वहाँ पे हाइड्रो कहा गया। हाइड्रो में मतलब कहने का है कि अगर कहीं पर आप हाइड्रो कहते हैं तो इसका मतलब आप जल का बात कर रहे हैं। तो ये सब नाम एक जैसे वैज्ञानिक नाम रखा गया। जैसे बाघ का नाम है पैंथेरा टिग्रिस, तो पैंथेरा टिग्रिस कहने का मतलब क्यों बाघ ही होगा, चाहे कोई भी देश हो। किसी भी देश में अगर पैंथेरा टिग्रिस का बात चल रहा है, इसका मतलब बाघ का बात हो रहा है। तो इसको इंटरनेशनल नाम देने के लिए वो काम शुरू किए कौन? द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूप में। तो यहाँ पर द्विनाम पद्धति शुरू करते हैं। द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति के जनक। द्विनाम पद्धति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मतलब कहने का है कि द्विनाम पद्धति जो होता है वो एक नाम 2 चीज़ों से मिलकर बना होगा। और ये के जनक कौन है? इनके पिता कौन है? तो इनके पिता है कौन? तो ये है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा कैरोलस लिनियस? वहीं जिनके समय में जो वर्गीकरण कर रहे थे उस समय यूग्लिना नाम का जंतु मिला था, जी वही है ये। तो ये द्विनाम पद्धति शुरू कर दिए, इसमें सफल रहते हैं ये। और ये पूरे वर्ल्ड में जीवों का नामांकन, वैज्ञानिक नाम रखना शुरू करते हैं। तो कैरोलस लिनियस की एक पुस्तक यहाँ भी है, एक पुस्तक यहाँ भी। उसी पुस्तक में इसके बारे में इन्होंने बताया है। उसका नाम है जेनेरा प्लांटनम। इसे ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तक है। 2 पुस्तक मैंने बताया, एक जेनेरा प्लांटनम के बारे में और एक है सिस्टम नेचर। तो सिस्टम नेचर और जेनेरा प्लांटनम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये दोनों लिखा गया है किसके द्वारा? ये कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि पूरे विश्व में एक जीवों का एक नाम होगा, जीवों का एक नाम होगा किसी भी जीव का। जैसे मनुष्य का एक नाम होगा होमोसेपियंस, मतलब होमोसेपियंस।
तो उसका वंश नाम और जाति नाम से बनेगा। जैसे होमो उसका वंश नाम है और सेपियंस क्या है, जाति नाम है। तो जीवों का नाम होगा जिससे क्या कहेंगे, वैज्ञानिक नाम कहेंगे, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम। और इसका नाम पे आधार क्या होगा भाई, इसका आधार क्या होगा, कैसे नाम रखेंगे वैज्ञानिक नाम का। तो इसका एक आधार बनाया जाएगा जिसका किसी भी जीव का पहले वंश नाम रखा जाएगा, उसके बाद जाति नाम उसका रखा जाएगा। तो पहले वंश नाम, पहले स्पीशीज नेम, वंश नाम को रखा जाएगा, और दूसरी बार में क्या रखा जाएगा, दूसरा रखा जाएगा जाति नाम, जाति नाम। तो वंश और जाति को मिला करके, वंश और जाति को मिला करके यहाँ पर और एक नाम तैयार किया जाएगा जिसे वैज्ञानिक नाम कहा जाएगा, साइंटिफिक नेम कहा जाएगा। तो इसमें बहुत सारे जीवों का नाम पूछा जाता है। आप देखेंगे कि एग्जाम में ही कई बार पूछा गया कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है, केला का वैज्ञानिक नाम क्या है, प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये सब पूछा जाता है। तो वैज्ञानिक नाम किसने दिया है, तो इसी को बोलते हैं द्विनाम पद्धति। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो अगर पूछा जाए कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, तो वह है कैरोलस लिनियस। इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। और किताब का, पुस्तक का नाम इनका याद रखना है। और इन्होंने वैज्ञानिक नाम दिया। आप देखेंगे जैसे मान लीजिए मनुष्य है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। आप देखेंगे कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मेढक का वैज्ञानिक का नाम है राना टिग्रिना। और उसके बाद जैसे मान लीजिए बाघ है, बाघ का नाम है पैंथेरा टिग्रिस, गाय का नाम है बोस इंडिकस। उसके बाद भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, बुबेला बेबेलिस। केला का वैज्ञानिक नाम क्या है, मूसा पराडिसिका। प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है, अलियम सेपा। तो इस तरीके से बहुत सारे वैज्ञानिक नाम रखे गए हैं। जैसे चावल का नाम अराइजा सटाइवा, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम स्टिवम। तो ये सब बहुत सारे वैज्ञानिक नाम हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक लिस्ट में आप लोगों को दे दूंगा, यहाँ पर लिखवा दूंगा। कम से कम 20 तो याद ही रखना पड़ेगा एग्जाम में। रेलवे में भी आप देखेंगे कि रेलवे में भी पूछा जाता है वैज्ञानिक नाम। पिछली बार एनटीपीसी का जब एग्जाम हुआ था उसमें हर एग्जाम में एक वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। तो ये कभी कभी आ जाता है, ठीक ना। तो एक वैज्ञानिक नाम, अब 1 नंबर लाना है तो आपको याद करना पड़ेगा। कम से कम 20 वैज्ञानिक नाम मैं लिखवा दूंगा आपको वहाँ पर, और याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आज छोड़ दे रहा हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।